जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 12वें सेट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 11वां सेट देखा था, जहां पे हम लोगों ने वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था जो आपके पिछले रेलवे एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा कल के सेशन के एक छोटे से डाउट को क्लियर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कल मैंने आपको विद्युतीय शक्ति के लिए फॉर्मूला बताया था, तो वहां पे मैंने P = VI बताया था। ठीक है सर, ये बिल्कुल ही सही था। साथ ही साथ आप सबों ने P = I² भी देखा था। सर ये भी फॉर्मूला आपका बिल्कुल ही सही था। लेकिन मेरे मित्र, मैंने फ्लो में आपको P = V² को क्या पढ़ दिया था, तो सर V² पढ़ दिया था। तो आप सभी यहाँ पे मिसकंसेप्शन में नहीं रहेंगे। सर V² कोई फॉर्मूला नहीं होता है, V² होता है। और आप लोगों ने कहीं ना कहीं आइडिया लगा भी लिया था कि गुरुजी ये P = V² होगा। तो आप सभी को ये चीज याद रखना है, ये चीज नहीं याद रखना है। वो सर फ्लो में V² पढ़ा गया था, यहाँ पे भी अगर बाई का साइन हो जाएगा तो ये V² हो जाएगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो तीन फॉर्मूला था उसमें P = VI और P = I² और साथ ही P = क्या होगा, V² होगा। तो इस चीज का आप लोग ख्याल रख लीजिएगा। बहरहाल हम लोग बात कर लेते हैं अपने आज के क्वेश्चन के। मेरे मित्र, आपका पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने है। क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत किसने दिया था। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ध्यान देंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलती है, तो सर प्रेरित धारा मिलती है। और आप सबों को मालूम है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, विद्युत जनित्र होता है, वो हमें क्या देता है सर? करंट देता है। और उससे जो हमें करंट मिलती है वो क्या होती है गुरुजी? प्रेरित धारा होती है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये जो विद्युत जनित्र है ये आपका किस पे काम करेगा? आप सभी याद रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करेगा। किस पे कार्य करेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करेगा। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है ये फ्लेमिंग के किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, तो मैंने आप सबों को कई बार बताया है, अब बताने की जरूरत नहीं है, अब सीधे आपको आंसर करने की जरूरत है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर ये जो जनित्र है ये फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त सिद्धांत पर काम करती है या फिर फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर कार्य करती है। क्यों? क्योंकि सर फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से ही हम लोग क्या करते हैं? प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट प्राप्त करते हैं। रूल क्या है? तो सर जब हम अपने दाहिने हाथ के तीनों उंगली को कुछ इस तरह से रखते हैं कि वो समान कोनिक हो, तो जो अंगूठा है वो किसको बताता है? मोशन को बताता है, चालक के गति को बताता है। जो आपका ये वाला तर्जनी है ये किसको बताता है? तो सर चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। और जो मध्यमा है ये किसको बताता है? तो आप कहते हैं प्रेरित धारा को बताता है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में है विद्युत पंखा और साथ ही साथ विद्युत मोटर। तो मेरे मित्र आप सभी ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लेंगे। क्या आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित आपका एप्लीकेशन कौन सा है? तो सर जो पंखा है और साथ ही साथ जो मोटर है ये किस पे आधारित होते हैं? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होते हैं। मेरे मित्र आप सभी को मैंने ये बताया भी है कि जो विद्युत मोटर होता है उसमें फ्लेमिंग का कौन सा नियम कार्य करता है? आप सभी याद रखना कि विद्युत मोटर जो है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है सर? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। जब फ्लेमिंग से संबंधित बात की जाएगी कि विद्युत जनित्र फ्लेमिंग के किस नियम पे काम करता है,
आप कहेंगे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पे काम करता है, जबकि विद्युत मोटर आप कहेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे कार्य करता है। या फिर अगर आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कौन कार्य करता है, तो आप कहेंगे विद्युत पंखा और मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। ध्यान में रखिएगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करा था? आप सभी को मैंने कई बार बताया है, आप सभी क्या है ना सर, ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था? ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने करा था। आप कहेंगे कि गुरुजी यहां पे जो विद्युत बल्ब है ये किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो बल्ब है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे विद्युत पंखा और मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करेगा, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करती है, और विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करती है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कार्य करती है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है। आप सभी कहेंगे सर विद्युत जनित्र, यानी कि सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आप सबों के सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका पहला स्टेटमेंट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। मेरे मित्र अगर आप इस रेलवे साइंस 3200 के सेशन को डे 1 से देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस स्टेटमेंट को आप लोग समझने में कोई गलती नहीं किए होंगे। आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी आपने कई बार बताया है कि क्लोर एल्कली प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमें क्या मिलता है? क्लोरीन गैस मिलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ क्षार के रूप में मिलता है, यानी कि बेस के रूप में मिलता है। तो जो आपसे कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। और साथ ही यहां पे कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र रेसे जैसे रेयान बनाने के लिए किया जाता है। मेरे मित्र ये चीज भी सही है और ये स्टेटमेंट आप सबों के लिए VVI है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है कास्टिक सोडा है, इसका उपयोग हम लोग कृत्रिम वस्त्र जो आपका रेयान होता है उसको बनाने के लिए किया जाता है। आप क्या कहेंगे कि सर जब दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा? बिल्कुल कह सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपको 2 गैस मिलते हैं। कौन कौन सा? तो सर एक क्लोरीन और दूसरा आपका हाइड्रोजन होता है। और क्षार तो सर सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। और इसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं? तो सर जो रेयान है, जो कृत्रिम फाइबर है, उसको बनाने में किया जाता है। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रक्षक कोशिका, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसी को हम लोग इंग्लिश में गार्ड सेल कहते हैं। अच्छा ये चीज मैंने आपको कई बार अपने डायग्राम में दिखाया भी है। अगर मेरे सिस्टम में डायग्राम होगा तो सर जरूर आप सबों के सामने ले आया जाएगा। ध्यान दीजिएगा सर कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप सभी ध्यान में रखना कि ये वाली जो आप संरचना देख रहे हैं सर, ये वाली संरचना, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इसी को हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? गार्ड सेल कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में रक्षक कोशिका कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि रक्षक कोशिका में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने के कारण होते हैं? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो एस्टोमाटा है, जो आपका एस्टोमाटा है, चला जी ये थोड़ा नीचे आएगा, हाँ, जो आपका एस्टोमाटा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओपन एस्टोमा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्लोज एस्टोमा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो आपका ओपन एस्टोमाटा है, इसमें आप देख रहे होंगे कि सर ये वाला पोर्शन जो है वो केला जैसे उभरा हुआ है, और बीच में क्या है सर? तो सर बीच में खाली जगह है। यहाँ पे क्या है सर? खाली जगह। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो छिद्र कहते हैं। मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका एस्टोमाटा ओपन होता है वो किसके वजह से? तो सर जब इसमें जल प्रवेश करती है, जब जल इसमें प्रवेश करती है तो फूल जाती है। क्या होती है सर? तो फूल जाती है, और छिद्र क्या होता है सर? और छिद्र खुल जाता है, खुल जाता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है सर? ओपन एस्टोमाटा बोला जाता है। यानी कि जो पौधे में आपका गार्ड सेल होता है,
जो पौधे में गार्ड सेल होता है वो क्यों खुलता है? तो सर जब उसमें जल प्रवेश करता है तो वो जल प्रवेश करने से क्या होता है सर, फूल जाता है, और फूलने की वजह से उसके बीच में एक होल आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टोमाटा, और ये क्या हो जाता है हमारा सर, ओपन एस्टोमाटा हो जाता है। लेकिन जैसे ही पानी उससे बाहर निकल जाती है तो सर वो फिर से क्या हो जाता है सर, चिपक जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड एस्टोमाटा कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं संरचना, इसको क्या बोला जाता है, एपिडर्मल सेल। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो एस्टोमाटा होता है इसी में आपको क्या मिलता है, तो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। और मेरे मित्र यहाँ पे जो संरचना देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। आपने क्या देखा कि सर जो प्लांट में एस्टोमाटा होती है वो खुलती है कब, तो सर जब उसमें जल भर जाता है तब। ध्यान देंगे, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि रक्षक कोशिका में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। दूसरा ऑप्शन है रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका संकुचित होना। तीसरा है रक्षक कोशिकाओं से जल का निकलना और उनका संकुलित होना। और चौथा है रक्षक कोशिकाओं से जल का निकलना और उनका फूलना। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि सर रक्षक कोशिका में जैसे ही जल जाएगी वो फूल जाएगा, जिस वजह से वहां पे क्या होगा, तो सर एक गैप आ जाएगा जिसको हम लोग एस्टोमाटा कहते हैं। और सही आंसर क्या हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जब इससे जल बाहर निकल जाएगा तो संकुचित हो जाएगी और इसका छिद्र क्या हो जाएगा, बंद, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज्ड एस्टोमाटा कहेंगे। तो ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैरों को छोटे आकार का पाता है। जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त दर्पण क्रमशः डैश है। मेरे मित्र कोई लड़का किसी दर्पण के सामने खड़ा है, जब वो खड़ा है तो दर्पण में प्रतिबिंब कैसा देखता है, तो जो उसका सिर है वो उसको बड़ा दिखाई पड़ता है, साथ ही जो शरीर है उसको समान आकार का दिखाई पड़ता है, और पैर जो है वो कैसा दिखाई पड़ता है सर, छोटा आकार का दिखाई पड़ता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो जादुई दर्पण है उसके शीर्ष में कौन सा दर्पण लगा हुआ है, उसके मध्य में कौन सा दर्पण लगा हुआ है, और साथ ही उसके निचले भाग में कौन सा दर्पण लगा हुआ है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब लड़का का शीर्ष बड़ा दिखता है तो हम सभी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके गुण से पूरी तरह से वाकिफ है। और हम सभी क्या कहते हैं कि अवतल दर्पण की ये प्रॉपर्टीज होती है कि ये वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो सर पहला चीज तो क्लियर हो गया हमारा कि अगर ये हमारा कोई दर्पण है, ये हमारा कोई दर्पण है, तो ऊपर वाला भाग में क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऊपर वाले भाग में अवतल दर्पण लगा होगा। क्या होगा सर, अवतल दर्पण लगा होगा। साथ ही आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी समतल दर्पण जो है वो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाती है, यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है कि सर लड़का का शरीर समान आकार का दिखाई पड़ रहा है बीच में, तो हम कहेंगे सर बीच में इसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ है, समतल दर्पण लगा हुआ है। कौन सा दर्पण लगा हुआ है, समतल दर्पण लगा हुआ है। और फिर कहा जा रहा है कि पैरों को छोटे आकार का पाता है, तो आप कहेंगे सर छोटे आकार का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है। तो हम कहेंगे कि नीचे में कौन लगा होगा दर्पण, आप सभी कहिएगा उत्तल दर्पण। मेरे मित्र देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में अवतल, समतल और उत्तल दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में उत्तल, समतल और अवतल है, नहीं होगा। दूसरे में उत्तल, अवतल और समतल है, नहीं होगा। तीसरे में अवतल, समतल और उत्तल है। सर तीसरा ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। सर क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस आपके कंसेप्ट का यहाँ पे फेर था। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो पाई होगी। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण वस्तु का क्या करता है सर, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा आकार का प्रतिबिंब बनाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र की बात करते हैं, दर्पण के लिए हम लोग आवर्धन सूत्र की बात करते हैं, तो हम सभी कहते हैं कि m = -v/u लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, m = -v/u। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर आवर्धन में माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब यह होता है कि प्रतिबिंब हमारा, आवर्धन में अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब यह होता है कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, तो सर प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है चला जी, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है। अगर हमारा दर्पण में आवर्धन पॉजिटिव होता है तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रतिबिंब जो है यानी कि इमेज जो है वो हमारा कैसा बन रहा है, तो आप सभी कहते हैं आभासी,
आभासी आभासी एवं सीधा बन रहा है, आभासी एवं सीधा बन रहा है। और यही चीज आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है। पहले ऑप्शन में प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर धनात्मक, आप कहेंगे गलत, आपने बताया है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा तो आवर्धन का चिन्ह माइनस होगा, तो पहला ऑप्शन तो चला जी चला गया। अब दूसरा है प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक, बिल्कुल सही है, और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक, बिल्कुल ही सही है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र, यहां पे ऑप्शन है हमेशा ऋणात्मक, जरूरी नहीं है, हमेशा धनात्मक, ये भी जरूरी नहीं है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आवर्धन होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो सर m इक्वल टू माइनस भी बटा यू लिखे हैं, भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी, यू क्या है, वस्तु दूरी। तो सर आवर्धन जो है वो क्या है, तो सर दो अलग अलग दूरी का अनुपात है। भाई प्रतिबिंब जहां पे बन रहा है वो दूरी हो गया, वस्तु जहां पे रखा हुआ वो दूरी है। तो अगर हम कहें कि सर हमारा प्रतिबिंब दूरी जो है भी जो है वो 20 मीटर है और यू जो है वो हमारा क्या है सर 10 मीटर है, तो चला जी अनुपात लेंगे तो ये सर ऊपर में भी मीटर नीचे में भी मीटर, क्योंकि आवर्धन दो समान राशि का क्या होता है, आवर्धन दो समान राशि का अनुपात होता है, आवर्धन दो समान राशि का अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। दैट्स व्हाई ये क्या होती है, विमाहीन राशि होती है। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आवर्धन हो गया, अपवर्तनांक हो गया, ये सब क्या होते हैं सर, विमाहीन राशि होते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्या होती है सर, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस चीज को आप सभी अपने माइंड में कंठाग्र कर लेंगे। आप कहेंगे सर अगर हम फॉर्मूला m इक्वल टू एच आई बटा एच ओ लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। चला एच आई प्रतिबिंब की ऊंचाई मीटर में लोगे, सेंटीमीटर में लोगे, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं करोगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीटर में लोगे, सेंटीमीटर में लोगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करोगे। आप कहेंगे मीटर सेंटीमीटर जब ऊपर नीचे रहेगा तो कट के सर एक हो जाएगा, तो वहां पे भी क्या होगा सर, कोई यूनिट नहीं होगा। तो इस चीज का भी आप सभी ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे का कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने में उपयोगी है। मेरे मित्र मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया है कि पौधे के शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो क्या होता है सर, पौधे के द्वारा कई जगहों पे संग्रहित किया जाता है। पहला चीज तो हमने आपको बताया था कि आप सभी ये ध्यान में रखना कि अधिकांश पौधे में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उसके पुराने जाइलम में क्या हो जाता है सर, स्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। और साथ ही जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो रेजिन, गोंद, लेटेक्स के रूप में भी पौधे के शरीर से बाहर आते हैं। याद कीजिए मैंने आपको ये भी बताया है कि पौधे के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ पौधे के रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स में भी क्या होती है सर, स्टोर होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि पौधे का कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने में उपयोगी है, आप सभी कहेंगे सर यहाँ पे ऑप्शन में रिक्तिका दिया हुआ है। मेरे मित्र बिल्कुल दिया हुआ है, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। और सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि पौधे में जो रिक्तिका होती है, वैक्यूल्स होती है, ये क्या होती है तो सर जंतु की अपेक्षा बड़ा होती है। क्या होती है सर, जंतु की अपेक्षा बड़ा होती है, जबकि जंतुओं में जो वैक्यूल्स होती है वो क्या होती है सर, छोटी छोटी होती है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो यहाँ पे लाइसोसोम की बात की गई है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं सर, आत्महत्या की थैली कहते हैं। और मेरे मित्र जहां पे भी लाइसोसोम का डिस्कशन लिखा हुआ रहता है वहां पे ये लिखा हुआ रहता है कि ये प्रायः जंतु कोशिका में पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइसोसोम है सर ये आपको समानतः किस में देखने को मिलेगी, तो सर जंतु कोशिका में देखने को मिलेगी। अब सवाल ये है कि क्या ये पादप कोशिका में नहीं पाई जाएगी। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कुछ प्लांट में लाइसोसोम पाए जाते हैं, कुछ प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। आप कहेंगे सर फिर प्लांट में आत्महत्या की थैली के रूप में कौन कार्य करता है, तो सर ये जो वैक्यूल्स बड़ा होता है, रिक्तिका बड़ा होता है, ये कभी कभी प्लांट के बॉडी में लाइसोसोम का कार्य करता है। लेकिन आप सभी ये नहीं कह सकते कि सर लाइसोसोम जो है वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। आज के वैज्ञानिकों ने इस बात की कहीं ना कहीं पुष्टि की है कि लाइसोसोम भी कुछ प्लांट के कोशिका में पाए जाते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि लाइसोसोम प्रायः जंतु कोशिका में पाई जाती है, बाकी का लाग लपेटा आपको नहीं याद रखना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। और साथ ही जो प्लांट का वैक्यूल्स होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, किसके अपेक्षा, जंतु की अपेक्षा। और इसमें क्या होता है, तो प्लांट अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट है मेरे मित्र प्लेस्टिड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लवक कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ये केवल कहां पाई जाती है, आप सभी ध्यान में रखना, पादप कोशिका में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है।
मेरे मित्र आप सभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है केंद्रिक, इसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और आप सबों को ये समझना होगा कि जिस तरह केंद्र सरकार पूरे के पूरे राष्ट्र पे नियंत्रण करता है, ठीक उसी तरीके से किसी भी कोशिका की जो न्यूक्लियस होती है, केंद्रिक होती है, वो पूरे कोशिका के जो कार्य होते हैं उसको नियंत्रित करते हैं। तो सर कोशिका के कार्यों को, यानी कि संपूर्ण कोशिका के कार्यों को, संपूर्ण कोशिका के कार्यों को, संपूर्ण कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करने वाला भाग आप सभी कहेंगे गुरुजी केंद्रिका। क्या कहेंगे? केंद्रिका। और लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है कि प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है। मेरे मित्र बिल्कुल ही गलत है। प्रतिरोध तापमान पे निर्भर करता है। तापमान बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। यहां पे कहा जा रहा है कि प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है, ये क्या है सर? गलत है। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र कंफ्यूज होंगे कि गुरुजी ये बात तो सही भी है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है और R इक्वल टू V बाय आई होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सर R समानुपाती है V के। मेरे मित्र कभी नहीं कहेंगे। आप सभी यहाँ पे ध्यान में रखना कि ओम के नियम से जो प्रतिरोध होती है सर वो क्या होता है? ओम के नियम का नियतांक होता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप सभी ध्यान में रखना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप सभी ध्यान में रखना कि अगर सभी भौतिक स्थितियां एवं ताप क्या होती है सर? नियत होती है, तो जो बहने वाली धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी कि वोल्टेज के समानुपाती होती है। और मेरे मित्र आप क्या कहते हो कि गुरुजी जब हम यहां से इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो इस आर को ले आते हैं, जो कि क्या है? हमारा नियतांक है। क्या है? नियतांक है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग V इक्वल टू आई आर कह रहे हैं और R क्या है? ओम के नियम का नियतांक। तो आप सबों को यहां पे समझना होगा कि अगर धारा को नियत रखा जाए, अगर I को कांस्टेंट रखा जाए, अगर I को नियत रखा जाए, धारा को नियत रखा जाए तो V समानुपाती क्या होगी? R होगी। धारा को नियत रखा जाए तो V समानुपाती क्या होगी? R होगी। मतलब क्या हुआ कि सर प्रतिरोध कमेगा तो वोल्टेज भी कम जाएगा, अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। तो चला जी ये रिलेशन हम तब कहेंगे जब हम इसके साथ अटैच करेंगे कि अगर I को नियत रखा जाए तो V समानुपाती R, वोल्टेज बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। कब? तो सर जब धारा को नियत रखा जाए तब। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, लेकिन यहाँ पे धारा को तो नियत नहीं रखा गया है। आप कहेंगे सर ये दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है? तो सर प्रतिरोध की SI इकाई ओम है, ये बिल्कुल ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपकी इस क्वेश्चन का क्या है सर? सही आंसर है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए केवल 3 प्रतिरोध का SI इकाई क्या है सर? ओम। ये बिल्कुल ही सही है। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी प्रतिरोध के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग R इक्वल टू V बाय आई ही सिर्फ लिख सकते हैं? R इक्वल टू हम लोग क्या सिर्फ V बाय आई ही लिख सकते हैं? नहीं मेरे मित्र, आप सभी प्रतिरोध के बारे में जब कहते हो तो क्या कहते हो कि गुरुजी ये ताप पे तो डिपेंड करती है, क्योंकि प्रतिरोध क्या है? तो सर प्रत्येक चालक का धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला गुण है। तो हम लोग कहते हैं सर ये चालक तार के लंबाई के समानुपाती होती है और साथ ही उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर R is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L बाई A, और साथ ही इसी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो R इक्वल टू क्या कहते हैं? रो L बटा A, जहां पे रो क्या है सर? विशिष्ट प्रतिरोधकता, L क्या है? तार की लंबाई, A क्या है सर? तो आप सभी कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका SI इकाई ओम होता है। तो प्रतिरोध के लिए हम लोग दोनों फॉर्मूला क्या करते हैं सर? यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में क्या भौतिक राशि हमें दी गई है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 6 रुपए प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हमको टोटल यूनिट पता चल जाए तो हम आसानी से कह सकते हैं कि कितना लागत आएगा। आप कहिएगा कि सर यूनिट निकालने के लिए आपने बताया है कि जितना हमारा वाट रहता है, जितना दिन तक वो चलता है और जितना घंटा चलता है, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वाट आपका कितना है 1000, डे आपका कितना है सर, तो सर डे है आपका, अच्छा सितंबर माह के लिए क्या जा रहा है, सितंबर में 30 दिन होता है सर, तो 30 अगुना कितना हो जाएगा सर, 5 घंटा प्रत्येक दिन चलता है मेरे मित्र, बटा 1000, ये इसको कैंसिल करेगा, कितना यूनिट हो गया 150 यूनिट। एक यूनिट का खर्च कितना है सर 6, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, टोटल खर्च 150 गुना 6, 15 छाके 90, 900 रुपया। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, 4 भिन्न तत्व और उनके परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। ए का परमाणु संख्या 9 है, ए का परमाणु संख्या 9 है, बी का परमाणु संख्या सर 11 है, और सी का परमाणु संख्या 19 है, और डी का परमाणु संख्या आपका क्या है सर 37 है। आप कहेंगे सर ये कौन कौन से तत्व हैं, तो चला जी याद रखिएगा कि ए आपका फ्लोरीन है, ठीक है, बी आपका क्या है, बी आपका सोडियम है, ठीक है, सी क्या है आपका पोटेशियम है, सी क्या है पोटेशियम है, और डी क्या है आपका रुबिडियम है। क्या है सर रुबिडियम। आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में इनकी स्थितियों के संदर्भ में इनमें से असंगत तत्व का चयन कीजिए। आप कहेंगे कैसे करेंगे सर, ये या तो वर्ग में सजाए होंगे या फिर आवर्त में। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग वर्ग की बात करेंगे तो परमाणु संख्या 9 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 आप कहेंगे दूसरा आवर्त में पाया जाएगा। मेरे मित्र इसके लिए आप कहेंगे 2 8 2 8 और क्या हो जाएगा सर, तो 8 2 10 1 11, ये आपका तीसरा आवर्त में, और सर ये 2 8 8 1 क्या हो जाएंगे सर चौथा आवर्त में, और मेरे मित्र याद रखिएगा ये 5वां आवर्त में, 37 है तो ये 5वां आवर्त में पाया जाएगा। ध्यान देंगे कि यहाँ पे सबकी आवर्त क्या है सर अलग अलग है, सबकी आवर्त क्या है सर अलग अलग है, तो क्या इसमें कोई समानता आपको दिख रही है? आप कहेंगे समानता तो नहीं दिख रही है, तो आपको असंगत तत्व का पता करना है, कैसे करेंगे भाई मेरे, अभी तो सिर्फ आपने इसको आवर्त के आधार पे अलग किया है, तो आपने बोला कि सर ये दूसरे आवर्त में, तीसरे, चौथे और 5वें आवर्त में पाया जाएगा। अगर आप वर्ग की बात कीजिएगा तो क्या कहिएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी फ्लोरीन जो है ये आवर्त सारणी के वर्ग 17 में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, वर्ग 17 में पाया जाएगा। जबकि जो सोडियम है, पोटेशियम है और रुबिडियम है, इन सभी का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सर 1, तो जाहिर सी बात है कि ये सभी कहां पे होंगे, आप कहिएगा वर्ग 1 में होंगे। तो मेरे मित्र आपका जो बी है, साथ ही साथ सी है और डी है, ये आवर्त सारणी के वर्ग 1 में पाया जाएगा, जबकि ए जो है वो आवर्त सारणी के वर्ग 17 में पाया जाएगा। तो ये तीनों तो आपका एक ही जगह पे मिलेगा वर्ग 1 में, और 17 अलग मिलेगा, तो आप कहेंगे सर असंगत तो हमारा ए ही हुआ। बिल्कुल चला जी, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 11, आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तापीय विघटन अभिक्रिया है। चला जी आप सभी ध्यान में रखेंगे, वैसा विघटन अभिक्रिया जो किसके सहारे होती है सर, उष्मा के सहारे होती है, उसको हम लोग तापीय विघटन कहते हैं। अगर विघटन की अभिक्रिया विद्युत धारा के सहारे हो रही है तो उसे हम लोग वैद्युत अपघटन कहेंगे, और अगर अपघटन की अभिक्रिया सूर्य प्रकाश के सहारे हो रही होगी तो उसको हम लोग प्रकाश वैद्युत अपघटन कहेंगे। ध्यान देंगे कि ZnCO3 जिंक कार्बोनेट को जब उष्मा दी जाती है तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्योंकि ये उष्मा से डिकम्पोजिट हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे सर, ये तापीय विघटन यानी कि उसमें विघटन का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा कि सोडियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में यानी कि अपने ये पिघले हुए अवस्था में सोडियम और क्लोरीन में टूटते हैं। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है और इसके मोल्टेन स्टेट से जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की जाएगी तब तक ये Na+ और Cl- में नहीं टूट सकता है। दैट मींस सोडियम क्लोराइड का विघटन क्या होगा सर, वैद्युत अपघटन होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के सहारे ही क्या होंगे सर, डिकम्पोज होंगे। मेरे मित्र H2O तो सर 2H2+ O2, आप कहेंगे सर इसमें भी आयन होता है, और जल से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा, तो ये भी आपका वैद्युत अपघटन हो जाएगा। और मेरे मित्र AgCl 2Ag+Cl2, ध्यान में रखिएगा कि यहां पे सनलाइट चाहिए होता है, यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। यही नहीं सर, AgBr
AgBr भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में किसमें टूट जाता है सर? Ag और ब्रोमीन, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। और ये जो AgCl और AgBr देख रहे हैं, इसी का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं सर? तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी करते हैं। मेरे मित्र, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिल्वर के किस कंपाउंड, किस यौगिक का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है? आप कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का उपयोग कहां पे किया जाता है? तो सर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कि वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, डैश कहलाता है? आप कहेंगे सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। कई बार मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया, उल्टी की क्रिया का नियंत्रण करता है? मेरे मित्र, ये क्वेश्चन आप सबों के लिए होमवर्क है। कई बार आप लोगों को बताया गया है और आप सबों ने कई दफा इसको याद करा है। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन डैश से और OH- आयन डैश से आता है, जिससे जल के अणु बनता है। मेरे मित्र, आप क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया गुरुजी अम्ल और क्षार के बीच होगा। अम्ल और क्षार के बीच होगा तो क्या बनेगा सर? लवण और जल बनेगा। क्या कहिएगा कि सर अम्ल में H+ आयन होता है, जबकि क्षार में क्या होता है? आप कहेंगे OH- आयन होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि H+ आयन कहां से आता है? हम सभी कहेंगे अम्ल से आता है। और OH- आयन कहां से आता है? आप कहेंगे क्षार से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? पहला में दिया हुआ है क्षार और अम्ल, गलत है। दूसरा में दिया हुआ है अम्ल और लवण, गलत है। तीसरा में लवण और क्षार दिया हुआ, गलत है। चौथा सर अम्ल और क्षार दिया हुआ है। यही क्या है हमारा? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। मेरे मित्र, कई बार मैंने आपको बताया है कि कार्बनिक यौगिकों का वैसा समूह जिसका एक ही क्या होता है सर? क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी बोलते हैं। और समजातीय श्रेणी के दो कर्मागत यौगिकों के बीच में कितना का अंतर होता है सर? सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। इसी को जब हम लोग आणविक द्रव्यमान के रूप में देखते हैं तो क्या कहते हैं सर? कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है? आप सभी कहते हैं, सॉरी, एटॉमिक मास 12 होता है और हाइड्रोजन में सर 2। तो ये समजातीय श्रेणी के यौगिकों में 14 का क्या होता है सर? अंतर होता है। और नेक्स्ट है आपका कि जैसे जैसे किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित होता है। बस आपको स्पेशल हिंट के तौर पे यहां पे याद रखना है कि समजातीय श्रेणी के जो भी यौगिक होते हैं उन सभी का केमिकल प्रॉपर्टीज समान होता है, रासायनिक गुणों में समानता आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे उसका सर आणविक द्रव्यमान बढ़ता चला जाता है, उसके भौतिक गुण जैसे कि गलनांक, फिर उसका जो आपका ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, इन सभी में आपको एक क्रमिक प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो भी सही है और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है। आप कहेंगे दोनों कथन सत्य है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 16 की रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? लाल रक्त कणिका। आप कहेंगे सर इसको तो RBC बोला जाता है, जिसमें इसका जो रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के चलते लाल होता है। सर बिंबाणु है प्लेटलेट्स, यही सही आंसर होगा क्योंकि यही क्या करता है सर? थक्का बनाने में सहायक होता है। प्लाज्मा प्रोटीन और श्वेत रक्त कणिका, सर इसको WBC बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? तो सर शरीर का सैनिक भी बोला जाता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो वे समानता क्या कहलाते हैं? चला जी ध्यान में रखेंगे कि धातु के बाह्यतम कक्ष में समानता आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 1, 2 और 3। और अधातु के बाह्यतम कक्ष में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं? अधातु के बाह्यतम कक्ष में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं? तो ध्यान में रखेंगे 4, 5, 6, 7। क्या कहेंगे सर? और धातु के बाह्यतम कक्ष में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? उपस्थित हो सकते हैं। तो जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आप कहेंगे सर वे धातु होंगे। और धातु के सर बाह्यतम कक्ष में या तो सर 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ध्यान दीजिएगा, बाह्यतम कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा सर? ना तो धातु ना ही अधातु, हम लोग कहेंगे सर वो अक्रिय गैस तत्व हो जाएगा, नोबेल गैस एलिमेंट हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा ही सरल सा कि निम्नलिखित चित्र में एक त्रिभुज
त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से एक प्रकाश किरण AB के अपवर्तन को दर्शाया गया है। यह एंगल EOD को डैश निरूपित करता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि एंगल EOD, E आपका यहां पे है और O आपका यहां पे है और D आपका यहां पे है। क्या कहिएगा कि सर ये AB हमारा अगर प्रकाश की किरण है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण, और ये क्या हो जाएगा हमारा, आप कहेंगे गुरुजी ये तो हमारा निर्गत किरण हो जाएगा। और आपने बताया है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण। तो चला जी आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अपवर्तन कोण क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे कि सर जो हमारा प्रिज्म है इसकी अगर हम लोग संरचना देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से है। अब ये दोनों पृष्ठ जहां पे झुका हुआ रहता है ये इसका अपवर्तक कोण है। क्या है सर, अपवर्तक कोण। चूंकि अपवर्तन कोण क्या होगा सर, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण। तो चलिए जी ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, हमारा अपवर्तन कोण कहलाएगा। तो अपवर्तक कोण और अपवर्तन कोण दोनों में डिफरेंसेज है। अपवर्तक पृष्ठों से जो एंगल बनता है सर उसको हम लोग अपवर्तक कोण कहते हैं। ये क्या होता है आप सभी ध्यान में रखना, अपवर्तन कोण 60 डिग्री होता है, लेकिन अपवर्तन कोण डिपेंड करेगा सर कि वहां पे वो किस तरह से अपवर्तित हो रही है। नेक्स्ट है आपतन कोण। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये प्रकाश की किरणें यहां पे अगर फॉल हो रही है तो सर ये आपतित किरण है, और ये अगर नॉर्मल है तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा आपतन कोण कहलाएगा। और निर्गत कोण, तो मेरे मित्र निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 19 कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। आप सभी कहेंगे सर अनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह डैश रंग का होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो अपवर्तनांक है इसको शॉर्ट फॉर्म में RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये क्या है इसको ऐसे याद रखेंगे कि किसी भी माध्यम के द्वारा जो प्रकाश की किरणों की मुड़ाने की क्षमता होती है वो उसकी अपवर्तनांक कहलाती है। मेरे मित्र जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा सर उसमें प्रकाश की किरणें ज्यादा मुड़ेगी, और सर जिसका कम होगा उसमें क्या होगी सर, प्रकाश की किरणें कम मुड़ेगी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे कलर के लिए भी होता है कि आप सभी ने प्रिज्म में देखा होगा कि प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट पास करवाई जाती है तो ये 7 रंगों में टूट जाती है। सबसे ऊपर आपका रेड होता है, सबसे नीचे भी होता है। तो ये जो आपका बैगनी रंग होता है सर ये प्रिज्म के आधार की ओर ज्यादा मुड़ता है। प्रिज्म के आधार की ओर क्या होता है सर, ज्यादा मुड़ता है। जाहिर सी बात है कि बैगनी रंग का हम लोग क्या कह सकते हैं सर कि अपवर्तनांक इसका अधिकतम होता है, जिस वजह से ये प्रिज्म के आधार की ओर ज्यादा मुड़ता है। जबकि जो आपका लाल रंग है इसका क्या होता है सर, अपवर्तनांक कम होता है। ध्यान दीजिएगा इसको हम तरंगदैर्घ्य से भी जोड़ करके देखते हैं कि सर जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा वो प्रिज्म के आधार की ओर कम मुड़ेगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा वो प्रिज्म के आधार की ओर ज्यादा मुड़ेगा। तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है सर, कम होता है, इसलिए ये प्रिज्म के आधार की ओर ज्यादा मुड़ जाता है। और साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जिस वजह से ये क्या होता है सर, आधार की ओर ज्यादा मुड़ जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह डैश रंग का होता है, आप कहेंगे बैगनी रंग का होता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक सूत्र के बाद लिखा गया पद AQ यह दर्शाता है कि वह क्या है सर, जलीय विलयन का रूप है। ध्यान में रखेंगे द्रव अवस्था के लिए हम लोग L सिर्फ लिख देते हैं, ठोस अवस्था के लिए S लिखते हैं, गैसीय अवस्था के लिए हम लोग सर G लिखते हैं। और मेरे मित्र कहीं पे अवक्षेप बन रहा होता है तो अवक्षेप को हम लोग ऊपर की ओर तीर चिन्ह से इंडिकेट करते हैं, सॉरी कहीं पे अवक्षेप बन रहा होता है तो सर नीचे की ओर तीर चिन्ह से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और गैस निकल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर गैस निकल रही है तो हम लोग उसको ऊपर के तीर चिन्ह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करती है। मेरे मित्र तापमान, ये चीज आप सबको मालूम होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बड़ा ही सरल सा कि एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे श्रेणी क्रम में है तो गुरुजी ये कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरीके का होगा। और क्या होगा सर, श्रेणी क्रम में RS इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मेरे मित्र आज के इस सेशन में आपका टोटल 23 क्वेश्चन था जिसको आपने आसानी से कंप्लीट कर लिया है। और साथ ही अब अगर आपको इससे संबंधित किसी अन्य प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं।
साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।